तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपके सामने इस वीडियो में रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाया हूँ। फिजिक्स का क्वेश्चन है, चैप्टर प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। तो चलो हम लोग समझते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखो भाई, समझो ध्यान से, नेचर ऑफ लाइट का क्वेश्चन आज हम लोग समझते हैं। देखो कह रहा कि जिस सामग्री से प्रकाश जो है ना, क्या होता है, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पार हो जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो ये हम लोग को पहले ही से पता है, ट्रांसपेरेंट। देखो ये पूछा RRB NTPC में। चलो अब क्वेश्चन नंबर अगला हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1048 में। क्वेश्चन में देखो 1048 क्या कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के क्या चीज़ से संबंधित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित है। चलो अगला हम इस समझ लेते हैं कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये क्या है? ये टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिख दिया गया है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण होने की परिघटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब समझो ध्यान से, इसे हम लोग कैसे कहते हैं। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। किसे? टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। किसे? तो छोटे छोटे निलंबित कणों के द्वारा। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा। नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा प्रकीर्णन करता है, लेकिन लाल जो प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, और ये जो नीला है इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। देखो समझो ध्यान से, प्रकीर्णन नीला के ज़्यादा लेकिन लाल के कम, तरंग दैर्ध्य लाल के ज़्यादा लेकिन नीला के कम। चलो अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1049। क्वेश्चन नंबर 1049 में क्या करा उसको हम समझते हैं। देखो कह रहा है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्रकाश चल तो पता है क्वेश्चन, ये जो है 1049 ये हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। इस क्वेश्चन को हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं? क्लास 10 से। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं 1050 में। देखो 1050 क्या कह रहा है। 1050 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम इनमें से किस में होगी। तो भाई देखो, जेकरा में प्रकाश, देखो प्रकाश चल केकरा में अधिकतम होगा? निर्वात में कि हवा में कि पानी में कि कांच में? तो भाई देखो, अभी तो हम तुरंत पढ़े हैं कि निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है, 3 × 10⁸ है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यही हम तुमको अब बोलेंगे कि भाई कांच में कितना होता है, क्या बोलेंगे कि कांच में प्रकाश का चाल, इसको मिटा लेते हैं। देखो भाई समझो, अब तुमको हम बोलेंगे कि भाई बताओ कि आखिर कांच में कितना होता है। निर्वात में तुम लोग जानेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर यही हम तुमसे बोलेंगे कि निर्वात में प्रकाश चल, तो बोलना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और फिर इससे थोड़ा सा कम होता है किसमें? तो पानी में। किसमें? पानी में। इसमें होता है 2.25 × 10⁸ ठीक है, 10⁸ है। अब इसके बाद क्या चीज़ में होता है बाबू? तो इसमें के बाद होता है तारपीन में। तारपीन के बाद क्या में होता है? तो कांच में। है बस समझ में, कांच में कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो अब क्वेश्चन अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1051। देखो 1051 में क्या कह रहा है। 1051 कह रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया था। तो भाई समझो, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन, न्यूटन और फैराडे के द्वारा नहीं, प्लांक, मैक्स प्लांक, किन के द्वारा? मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? मैक्स प्लांक। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। देखो इसका हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया। एक क्वांट की ऊर्जा क्या होती है? तो एचबी द्वारा की जाती है। चलो अब इतना ही छोड़ के हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1052 कह रहा है कि रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है। देखो हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या आज पढ़े थे? बैजानी है पीना, बैजानी ह पी ना और ला। तो देखो बाबू, जो बै है ना, बैजानी यानी कि बैगनी, इसका तरंग दैर्ध्य तो कम होता है लेकिन तरंग दैर्ध्य इसका ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा और विचलन कम। तरंग दैर्ध्य विचलन ज़्यादा, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा और विचलन कम। तो कह रहा है कि रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल का विचलन सबसे कम होता है। किसका होता है? लाल का विचलन सबसे कम होता है। कहने गया लाल। ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1053। प्रकाश का एक अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांजर्व
तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है। देखो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये कौन सा कथन साबित करेगा, ये साबित करेगा कि ये तो समझो ध्यान से। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इस साबित कौन करता है, ध्रुवीकरण। क्या करता है, ध्रुवीकरण। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ध्रुवीकरण होता क्या है। देखो प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब यहाँ पर से हम लोग समझते हैं, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि ध्रुवीकरण होता है। देखो ध्रुवण की घटना सिर्फ एक अनुप्रस्थ तरंग में ही घटित होती है जो उसके दोलनों के दिशा से संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव में गाली ध्वनि तरंग ध्रुवण गुण प्रदर्शित नहीं करती है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 1054। 1054 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है देखते हैं हम लोग। देखो सूरज की रोशन को उसके संगठन रंगों में कौन विभाजित करता है। यार देखो सूर्य के प्रकाश है ना, तो वो बढ़ जाता है कौन में, बैगनी है, पीला में, बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी और लाल में। तो किसके द्वारा बढ़ता है बता, सूर्य का प्रकाश किस द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के जो श्वेत रंग है ना उसको 7 विभिन्न रंगों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। समझ गया, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रिज्म सूर्य के रोशन, अरे ये गलत लिखा हुआ है, प्रकाश होगा। सूर्य के प्रकाश को उसका संगठन रंगों में क्या करता है, विभाजित करता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहता है, अपवर्तन। अपवर्तन कितना निकल, तो अब देखो आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कि दो माध्यम, और ये दूसरा नियम है, ये पहला नियम हो गया, ये दूसरा नियम कि दो माध्यम के बीच आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। दूसरा नियम मैंने प्रकाश के अपवर्तन का क्या गो नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, क्या गो नियम, 2 नियम। यही 2 नियम हम लोग यहाँ पढ़ लिए। चलो अब क्वेश्चन अगला पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 255 कह रहा है कि प्रिज्म क्या करता है। प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म जो है ना, देखो देख लेते हैं, यही करता है, यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को क्या कहता है, तितर बितर माने क्या कहता है, छितरा देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 256। क्वेश्चन नंबर 256 क्या कह रहा है कि ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे क्या कहता है, उसे क्या कहता है, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु हम लोग कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, जैसे कि कची, कुर्सी, मेज, दरवाजा आदि प्रदीप्त वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। जैसे सूर्य, लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती और जलता हुआ बल्ब ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, आग जलता हुआ है। पारदर्शी वस्तु वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। पारभासी वस्तु वह वस्तु है जो प्रकाश के कुछ भाग को स्वयं में ही रख कर और तब बाहर जा देता है। तो हमको मेन तो यहाँ समझना था क्या चाहिए, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। तो देखो भाई प्रदीप्त क्या कहते हैं, जो खुद जले और प्रकाश उत्पन्न करे। अप्रदीप्त किसे कहते हैं, जो जल का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या हो जाए, अप्रदीप्त वस्तुएं हो गया। तो यहाँ कही रहा है कि ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 257 कह रहा कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। देखो भाई अपवर्तनांक किसे कहते हैं हम लोग, तो अपवर्तनांक के यहाँ परिभाषा तुमको डायरेक्ट पूछ दिया। तो अपवर्तनांक का फार्मूला कुछ होता है, अपवर्तनांक फार्मूला होता है कि निर्वात में या हवा में प्रकाश चाल बटा में उस माध्यम, ये बटा है, बटा में पदार्थ या उस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये टोटल फार्मूला बेस्ड था। चलो अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 258 कह रहा है कि वस्तु में जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़, चमकदार वस्तुएं। क्या कहते हैं, चमकदार वस्तुएं। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है उसे चमकदार वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, वे वस्तुएं जो स्वयं सूर्य से तरह उत्सर्जित होती है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे में चंद्रमा, दीप्त पिंड किसे कहेंगे, चंद्रमा को। किसे कहेंगे, चंद्रमा को। चल अगला समझते हैं। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों, 259 समझते हैं। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि
क्यों दिखाई देता है? हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? चलो इसके बारे में समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँख पर परावर्तित करती है। ऑप्शन बी, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित नहीं, अगर अवशोषित कर लेगा तो हरा रंग हमको दिखाई नहीं देगा, काला दिखाई देगा। यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है, नहीं ये भी गलत है। यह हमारे आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो बात समझो का है, क्या कि हमें घास का रंग हरा, देखो हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे पदार्थ के हमारे रंग हमारे क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारे आँख में क्या करता है? परिवर्तित करता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है, जबकि कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 1060 क्वेश्चन नंबर समझते हैं। कह रहा है कि किसी साल में ओले यानी कि ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति का मापा था। तो देखो सबसे पहले समझो, इतिहास में कुछ तो इतिहास में पहली बार जो ओले रोमर नामक वैज्ञानिक था ना, ये प्रकाश की गति को मापा था। तो एक बात याद रखना है कि कब, इस डेट को याद रखना है 1676। कब याद रखना है? 1676। इसको हम भी कॉपी में लिख लेंगे, आप भी कॉपी में लिख लीजिएगा कि 1676 में कब किया था? तो 1676 में। किसने? तो ओले रोमर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? ओले रोमर नामक वैज्ञानिक ने। तो भाई चलो अब हम आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1061 कह रहा है सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? तो भाई समझ, सितारा के कहाँ चमकता है? तो देखो पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परत पर का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं, इसको काट छाट करके देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ नहीं, उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता नहीं, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल कण और वायु कण के द्वारा सितारे से प्रकाश फैलता है, नहीं ये भी नहीं होगा। पृथ्वी से सितारों की दूरी समय के साथ बदलते, नहीं ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सही और सटीक क्या होगा? पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, हैं जिसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। मतलब समझ में आया? पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परत का जो अपवर्तनांक है ना, विभिन्न परत का अपवर्तनांक वो बदलता है, इसके चलते सितारा का चमकने का नजर। चल भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग की दिखाई, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रंग की रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई क्यों देना शुरू करता है? तो समझो ध्यान से भाई, इसका ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं। कह रहा है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि काला रंग जो कपड़ा लाल रंग की तरंग आयन को ना पूर्णतः क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उसे किसी भी रंग को परावर्तित नहीं कर पाती है, जिसके कारण वह वस्तु काली दिखाई देती है। चलो अगला हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1063 है। तो भाई समझो 1063 कह रहा है कि अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए यही कारण इसीलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 1064 है। दो विकिरण की ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उनके तरंग दैर्ध्य के बीच का संबंध बताना है। तो चलो भाई इक्वेशन हमको खुद समझ में नहीं आया है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? स्किप करते हैं। स्किप करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो 1065 पर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट के बाद सूर्य दिखने के कारण के लिए
किसके जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। वायुमंडलीय प्रतिबिंब, वायुमंडलीय पानी की बूंदों में उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिबिंब, वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदे से सूर्य के प्रकाश के फैलाव, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। तो देखो भाई समझो, याद रखना, जो वास्तविक सूर्योदय है ना, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद, वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद सूर्य दिखने के कारण के लिए समझिए ध्यान से जिम्मेदार क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो प्रतिबिंब होगा नहीं, देखो वायुमंडलीय अपवर्तन एक ऐसा घटना, वायुमंडलीय अपवर्तन ही एक ऐसा घटना है जिसके कारण, क्या, जिसके कारण देखो सूर्य जो है ना, सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है। किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलो अगला समझते हैं। कह रहा है निर्वात में रोशनी की गति, निर्वात में प्रकाश चल कितना हो पड़ा था, अभी तुरंत हम बताए थे 3 × 10⁸ देखो लिखा हुआ है यहाँ पर 3 × 10⁸ ये हो ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चलो आगे हम लोग समझते हैं। किसी, अच्छा एक बात और यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर देखना क्या है, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो इम्पोर्टेंट है, किसी भी पदार्थ, किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल निर्वात से क्या होती है? कम होती है। किसी भी पदार्थ में प्रकाश का चाल क्या होता है? निर्वात से कम होता है। चलो अगला हम लोग समझते हैं। 1067 में कह रहा है कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यार देखो हम लोग तो जान ही रहे हैं कि जो गली हम लोग, मतलब कि जो स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग होता है? तो भाई समझो, हम लोग को समझना क्या है, स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग होता है? तो भाई स्ट्रीट लाइट में सोडियम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सोडियम का। किस में? स्ट्रीट लाइट में। अब समझते हैं, पढ़ते हैं पूरा। पीले लाइट या सोडियम वेपर लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इस लैंप में यू आकार की कांच की एक ट्यूब होती है जिसके सिरे पर 2 ऑक्साइड लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं तथा सोडियम धातु के दाने तथा नियोन गैस भरी होती है। ये बात याद रखने वाला चीज़ है कि जो स्ट्रीट लाइट होता है ना, तो वो आके गली के जो पीला लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? जो गली के जो लाइट होता है स्ट्रीट लाइट पीला कलर वाला, ओकरा में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का। किसका? सोडियम का उपयोग किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। प्रकाश सबसे अधिक गति किस में यात्रा करता है? प्रकाश की अधिकतम गति किस में होता है? यार हम अभी बताएं कि निर्वात में प्रकाश चाल सबसे ज़्यादा होता है, निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग कि आखिर क्या है नहीं है, पढ़ते हैं, समझो ध्यान से। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, हाँ ये तो बात जानते हैं हम लोग। प्रकाश एक प्रकार क्या ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमन ने की थी। प्रकाश के वेग की गणना क्या चीज़? इस बात को लिख लेना है, इस बात को लिख लेना है। क्या लिखना है? कि प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो रोमर ने। किसने? रोमर। चलो भाई समझते हैं आगे। प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात में होती है तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। एक बात यहाँ पर याद रखना है, देखो इस सब हम इरेज कर देते हैं, इस बात को याद रखना है। देखो याद किसको रखना, समझना किसको, वो हम बताते हैं। देखो समझना किसको है, देखो समझना यहाँ है कि ये तो समझना है कि प्रकाश के वेग की गणना किसने किया था? रोमर ने। प्रकाश की वेग का गणना किसने किया था? प्रकाश की वेग का गणना रोमर ने किया था। एक और बात समझना है कि किसी माध्यम में, देखो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? उतना ही अधिक होती है। देखो भाई समझो ध्यान से। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, क्या चीज़ से समझो। देखो माध्यम है और सामने प्रकाश की चाल है। देखो यहाँ माध्यम में क्या है? निर्वात है। नंबर 1 में क्या है? निर्वात है। और इस निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? देखो 3 × 10⁸ क्या है? 3 × 10⁸ फिर यहाँ है कांच, और कांच में प्रकाश की चाल कितना है? 2 × 10⁸। फिर क्या है? तारपीन,
तारपीन क्या है, 2 गुना 10 का पावर 2.04 गुना 10 का पावर 8। फिर जल में 2.25 है। फिर रॉक सॉल्ट में 1.96। अब समझो बात ध्यान से, हमको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जान लेना चाहिए कि सबसे अधिक प्रकाश के चाल आखिर होता किस में है। तो भाई समझो ध्यान से, देखो 3 गुना 10 का पावर 8 यहाँ लिखा हुआ है, तो सबसे अधिक तो हमको यहाँ हो गया नंबर 1, इसको हम ले लेंगे। जो निर्वात है इसको क्या ले लेंगे, नंबर 1, यानी कि निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद देखो यहाँ जल में है, नंबर 2 पर कौन आता है, जल, नंबर 2 में जल। उसके बाद कौन आता है, देखो ध्यान से, तो उसके बाद आता है हमको तारपीन का तेल, नंबर 3 पे तारपीन का तेल। उसके बाद कौन आता है, कांच, ठीक है। और उसके बाद 5वां नंबर पर आता है रॉक सॉल्ट। तो एक बात याद रखो, अगर तुमको इस सब पांचों दे देगा और कहेगा कि इसको सजाए ये क्रम में कि सबसे ज़्यादा अधिक किस में होता है, या बढ़ते क्रम या घटते क्रम, कुछ भी दे देगा, तो याद रखना कि जो प्रकाश है वह निर्वात में सबसे ज़्यादा करता आता है। निर्वात में प्रकाश चल क्या होता है, सबसे ज़्यादा। निर्वात में प्रकाश चल क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है किस में, तो निर्वात में, नंबर 1। निर्वात के बाद किस में होगा, प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा किस में होगा, कांच में, कि तारपीन में, कि जल में, कि रॉक सॉल्ट में। तो सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद हो जाएगा नंबर 2 पे कौन आएगा, जल आएगा। कौन आएगा, जल। यही तो बात याद रखना है, इसको लिख भी लेना है। नंबर 2 पे कौन आता है, जल। फिर उसके बाद नंबर 3 में कौन आएगा, नंबर 3 में आएगा आपका क्या, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल नंबर 3 में। फिर नंबर 4 में कांच, और नंबर 5 में रॉक सॉल्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति, ये तो हम पढ़ाएंगे, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो हवा वही है 3 गुना 10 का पावर 8 ही, जो हम बताएं 1071। समझो अब ध्यान से, किसी माध्यम में प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, खाली स्थान द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो भाई देखो, प्रकाश घनत्व, किसी माध्यम में प्रकाश को, किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता, क्या, किसी माध्यम के प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। एकदम एक रट जाना है, क्या करना है, रट जाना है कि किसी माध्यम में, देखो आरआरबी ग्रुप डी में पूछ लगे, किसी माध्यम की प्रकाश को, किसी माध्यम के प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, इसके द्वारा, तो प्रकाश घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलो बोलो 1071 के बाद आगे बढ़ते हैं, 1072। देखो कह रहा है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, यही हमको बताना है। भाई समझ, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। जब देखो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, इसकी गति कम हो जाती है। क्या हो जाती है, गति कम। देखो अब समझो, विरल माध्यम में सघन माध्यम, देखो जैसे मान लो यहाँ पर हवा है, क्या है, हवा, और यहाँ पर हम नीचे रखे हैं पानी। पानी का मान लो कोई एक्वेरियम कांच का थी है, ठीक है, इसमें पानी है। तो देखो ये हो गया सघन माध्यम, नहीं ये हो गया विरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम, विरल। और ये विरल माध्यम से पानी हो गया सघन माध्यम। पानी कौन माध्यम, सघन माध्यम। देखो पानी हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। तो वही बात कह रहा है, देखो यहाँ निर्वात था, और निर्वात से कोई भी प्रकाश सघन माध्यम यानी कि पानी में प्रवेश करेगा तो उसका चाल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो उसका चाल क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो यहाँ से विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में कोई भी प्रकाश प्रवेश करता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, गति कम जाती है, गति कम जाती है। चलो आगे समझते हैं। क्वेश्चन अगला, जब एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक कितना हो, अपवर्तनांक सूचकांक इतना हो, में प्रकाश की गति, तो देखो भाई समझो ध्यान से, इसको एक बात समझना अच्छा ध्यान से। अपवर्तनांक के सबसे पहले हम लोग फार्मूला क्या होता है, तो अपवर्तनांक का फार्मूला मतलब पीछे जो क्वेश्चन था उसमें हम बताया था, अपवर्तनांक फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो भाई देखो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना, 3 गुना 10 के पावर 8, ठीक। और देखो यहाँ दिया हुआ एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक, देखो अपवर्तनांक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 1.5। तो इस अपवर्तनांक की जगह 1/5 लिख देंगे, और बटा में प्रकाश की चाल। तो ये प्रकाश की चाल कहाँ चल जाएगा, प्रकाश की चाल ऊपर चल जाएगा, और ये 1.5 जो ही हम लिखेंगे अपवर्तनांक को, ये कहाँ चल जाएगा, बटा में चल जाएगा। अब इसको काट कर छाट कर देंगे तो माध्यम में प्रकाश की चाल निकल जाएगा, ठीक है। चलो आगे, अब हम लोग चलते हैं टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या टॉपिक चलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
चलो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परिकीर्णन क्या है। चलो समझो 1047 क्वेश्चन नंबर। सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। देखो सीवी रमन के बारे में इनमें से क्या गलत है। उन्होंने 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखो यानी कि इसमें 3 ऑप्शन सही होगा, एगो गलत होगा। पहले तो ऑप्शन दिया था डी दिया हो तो डी देख लो, मतलब ई गलत है, बाकी 3 को तो सही है। तो 3 को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझो ध्यान से। क्या कह रहा है, उन्हें 1954 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। तो भाई ये तो आखिर सही है, ये है 3 को। तो यह बात याद रखना है कि सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। सीवी रमन को 1954 ईस्वी में सीवी रमन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये बात हम कॉपी पर लिख लेते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। चलो भाई अब आगे। उन्होंने उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। सीवी रमन, अच्छा एक बात समझो, सीवी रमन 1954 में क्या भारत रत्न, और 1930 में क्या चीज़, तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1930 में क्या हुआ था, नोबेल पुरस्कार। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1954 में भारत रत्न, सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न मिला। और 1930 में क्या हुआ, तो सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखो जन्म कब हुआ था, तो 1888 तमिलनाडु में हुआ था। सीवी रमन का जन्म 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। तो भाई देखो सब ये टॉपिक याद करने लायक है कि सीवी रमन का जन्म कब हुआ था, सीवी रमन का भारत रत्न कब मिला, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो भाई देखो 1888 ईस्वी में सीवी रमन का जन्म कब हुआ था, 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में। सीवी रमन का जन्म 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। अब उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1888 के बाद 1930 में। भारत रत्न कब मिला, 1954 में। 1930 में नोबेल पुरस्कार, 1954 में भारत रत्न। तो ये बात को रटना होगा। चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सर सीवी रमन 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई, यह कथन गलत है। सीवी रमन 7 नवंबर 1888 से 2021 21 नवंबर 1970 भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश का परिकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 1930 ईस्वी में इसे भौतिक का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1930 में। और 1954 में इनको क्या दिया गया था, तो 1954 में उन्हें भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया था। 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। लेनिन शांति पुरस्कार 1957। बादलों का रंग सफ़ेद के कारण, सफ़ेद दिखने के कारण, देखो भाई बादल का रंग सफ़ेद कहाँ दिखता था, प्रकाश का परिकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकीर्णन द्वारा। देखो अपवर्तन होगा नहीं, परिवर्तन होगा नहीं, विकिरण हो भी नहीं करेगा। प्रकाश का परिकीर्णन देखो क्या है, समझ लेते हैं हम लोग। देखो ऑप्शन जो है ना, आंसर नंबर डी प्रकाश का परिकीर्णन, और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रकाश का परिकीर्णन आखिर होता क्या है। तो समझो ध्यान से। वायुमंडल में उपस्थित भिन्न प्रकार के पदार्थों के कण द्वारा प्रकाश को चारों ओर दिशाओं में विस्तृत करने की घटना प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। जैसे देखो भाई प्रकाश का परिकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। मान लो कोई बिंदु है, इससे प्रकाश टकराएगा और टकरा कर चारों दिशा में फैल जाए। कोई कोई एक अपारदर्शी वस्तु से अगर प्रकाश टकराए और टकरा के चारों दिशा में फैल जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकीर्णन। चलो आगे हम समझते हैं। का नीला रंग दिखाई देना, बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देना, इस सब क्या है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। अब चलो एक नियम समझते हैं, रेले का नियम। किसका, रेले का नियम। रेले का नियम क्या है वो समझ लेते हैं। देखो जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है उस रंग का परिकीर्णन उतना अधिक होगा। देखो भाई समझो ध्यान से, जिसका तरंग दैर्ध्य कम उसका परिकीर्णन ज़्यादा। जैसे देखो भाई जो लाल रंग है ना, उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, लेकिन लाल का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, तो परिकीर्णन क्या हो गया, उसका कम हो गया। अब समझो सबसे ज़्यादा किसका होगा परिकीर्णन, सबसे ज़्यादा होगा बैगनी के, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। लेकिन लाल के परिकीर्णन सबसे कम। लेकिन तरंग दैर्ध्य की अगर बात आवे ना, तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा लाल के, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका आता है, लाल के। लाल के देखो भाई लिख देते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लाल के तरंग दैर्ध्य क्या होता है सबसे ज़्यादा। यही बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम, लेकिन बैगनी के यहाँ पूछ रहा है हमको अथी हमको क्या पूछ रहा है,
तरंग दैर्ध्य प्रकीर्णन, सबसे प्रकीर्णन के ज़्यादा होगा तो बैगनी के। क्वेश्चन नंबर 1076, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरने प्रकाश की एक पुंज की तीव्र द्रव में तैरते कणों से टकराव प्रकाश के कारण होने वाला प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखो भाई समझो ध्यान से, हमने इसको क्या कहता था, इसको कहता है टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। चलो भाई अगला क्वेश्चन समझते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत, देखो क्वेश्चन ये हम समझते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी, कहाँ से निकलेगी? तो मुख्य अक्ष के समानांतर। याद रखना, अवतल लेंस के मुख्य फोकस से, अवतल लेंस के देखो ये हो गया तुमको अवतल, ठीक। इसके मुख्य फोकस मान लो यहाँ, एक और मुख्य फोकस यहाँ होता है। तो मुख्य फोकस से क्या करा, मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रकाश की किरण कहाँ होगा? तो यहाँ से समानांतर हो जाएगा। अब चलो प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आरोपित होता है, खालिस्तान परावर्तन की घटना होती है। तो भाई देखो नियमित, किसका? नियमित है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होगा, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होगा तब नियमित परावर्तन की घटना होती है। कैसी होती है? तो नियमित। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तब जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना घटित होती है। कैसा? तो नियमित परावर्तन। कैसा? नियमित परावर्तन। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं नियमित परावर्तन क्या चीज़ है। देखो भाई, नियमित परावर्तन, इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने पृष्ठ पर समानांतर दिशा में आपतित होती है तब परावर्तन के पश्चात भी परावर्तित किरणें समानांतर बन जाती है। देखो भाई यही है, समानांतर तीनों आया और परावर्तन के बाद भी तीनों समांतर हो गया। इसी को कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। अब देखो पढ़ते हैं हम लोग क्या, हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण से परावर्तन। चलो पढ़ते हैं समतल दर्पण से परावर्तन। कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? देखो दर्पण से प्रतिबिंब दूरी मैंने क्या पूछ रहा है? भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भी। तो भाई देखो हमने के जो चीज़ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो एफ यू को हम लोग लिख लेंगे और बाकी हम लोग फार्मूला पर क्या कर देंगे, बैठा देंगे। इस फार्मूला पर 1/f और 1/v वाला पर बैठा देंगे, हमको आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, मान एक समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा होती है? देखो भाई समतल दर्पण में प्रतिबिंब पता कैसा बनता है? हमेशा याद रखना कि समतल दर्पण में पासारो रूप से उल्टा बनता है। क्या बनता है? पासारो रूप से उल्टा। देखो हम जब समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है तो हमको तो प्रतिबिंब सीधा लगता है, लेकिन नहीं, वो पासारो रूप से उल्टा होता है। जैसे बायां साइड वाला दाहिना साइड दिखाई देगा, दाहिना साइड वाला बायां साइड दिखाई देगा, उसी को हम लोग कहते हैं पासारो रूप उल्टा। क्या कहते हैं? पासारो उल्टा। पासारो रूप से उल्टा किसे कहते हैं हम लोग को समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, समझो ध्यान से। एक समतल दर्पण के लिए छवि, मतलब एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखो भाई समतल दर्पण में प्रतिबिंब तो बनबे करता है काल्पनिक और पासारो रूप से उल्टा। देखो एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा एवं आभासी होता है, अर्थात वस्तु दायां पक्ष प्रतिबिंब के बाएं पक्ष के रूप में दिखाई देता है एवं वस्तु के बायां पक्ष प्रतिबिंब के दाएं पक्ष के रूप में दिखाई देता है। चलो 1081 कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है, कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। चलो पढ़ ले रहे हैं इसका। एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट है समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब
आभासी और सीधा होता है, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं है, वरना प्रतिबिंब से झुकती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती है। क्या समझ में आ गया? पर दोबारा हम लोग पढ़ते हैं। देखो भाई, एक ओर पॉलिश की गई कांच की समतल, एक ओर पॉलिश की गई, एक ओर पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। क्या कहलाती है? समतल दर्पण कहलाती है। और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है ना किरणें की एक बिंदु पर मिलती नहीं है, वरना प्रतिबिंब से झुकती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए यह किरणें किसी पर्दे पर वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर पाती है। चलो अगला हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा, यहाँ समझते हैं, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखो भाई, जो समतल दर्पण में है ना, तो ओकरा में जैसन वस्तु रहेगा ना, जैसन वस्तु रहेगा वैसने प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है समान आकार का, एकदम सही है। हम अभी पढ़ाई भी किया, अभी बताई भी किया, तो सीधा। अब पासा तौर पर उल्टा यानी कि आभासी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो पढ़ लेते हैं इसको। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो वह समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का उपयोग आईना बनाने में होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा यानी कि पार्श्व तरफ उल्टा होता है तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दूरी पर बनता है, उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रखा गया है। ठीक है, चलो यहाँ तक खत्म हो गया। चलो भाई, अब हम लोग टॉपिक क्या रहते हैं? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो भाई, कह रहा कि अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइंस कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकस लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है? देखो भाई, हम बताए हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है ना, वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुना होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितना होता है? दोगुना होता है। तो भाई यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया 30, वक्रता त्रिज्या दिया यहाँ पे 30 है, बराबर ले देंगे 2f। ई से ही कटेगा तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा कि नहीं? ये तो पता ही है कि माइनस यहाँ लगा तो इसमें माइनस लगेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा माइनस में 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? माइनस में 15 सेंटीमीटर। चलो अब थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं भाई। हैं, देखो, किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस लंबाई जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो कि अभी हम बता चुके हैं। अब चलो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर की फोकस लंबाई सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। याद रखना, जो उत्तल दर्पण होता है ओकर फोकस दूरी प्लस में होता है, और जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। ये बात दिमाग में बैठा लेना है कि जो उत्तल दर्पण है उसका फोकस दूरी क्या होता है? प्लस में होता है, और जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इसके नीचे कि यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया है। और हम लोग जान रहे हैं अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ए बराबर फार्मूला होता है r/2। ए बराबर फार्मूला क्या होता है? r/2। एफ बराबर फार्मूला क्या होता है? r/2। तो हम लिख दे रहे हैं कि आर का वैल्यू कितना था? 30। तो आर की जगह पर 30 और 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा हमको माइनस में 15 सेंटीमीटर। चलो आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण बोले तो कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखो भाई, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो भाई देखो, जो वाहन होता है ना, वाहन ओकर साइड मिरर, जो साइड मिरर को में किसका करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग वाहनों के रियर मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो कह रहा है कि उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग हम लोग वाहन के रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है।
साइड पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। देखो साइड पर लगे परावर्तक, देखो साइड में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखो जो डेंटिस्ट होता ना है वह कान, नाक और गला आदि के आंतरिक भाग की जांच के लिए भी कैसे का उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सामान्यतः किस में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, तो वाहनों के हेडलाइट में। देखो समझो, सर्च लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, और जो वाहन के जो हेडलाइट होता ना है आगे वाला, उसमें प्रकाश का शक्तिशाली समांतर के रूप में प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और एक और बात याद रखना कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जो नाई होता ना, नाई बार्बर, तो जो सैलून होता है, सैलून जहाँ पर बाल काटता है, उसमें भी हम लोग उपयोग करते हैं किसका, अवतल दर्पण का। देखो उत्तल दर्पण का किस में यूज होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में। अच्छा, साइड मिरर में क्या करते हैं, वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि देखो हमको पीछे विस्तृत कवर क्षेत्र करना है। जो गाड़ी है, तो मान लो ये गाड़ी है और इस गाड़ी के पीछे जैसे इधर इस साइड हमको देखना है कि कौन कौन गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग किसी चीज़ का उपयोग करते हैं, साइड मिरर का। और साइड मिरर में क्या होता है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या करता है कि छोटा सा क्षेत्र में ना पूरा बड़ा भाग दिखा देगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं। उत्तल दर्पण की यही खासियतें है कि छोटा सा, जैसे को मान ली उत्तल दर्पण है, एकरा में ना लगभग इतना क्षेत्र तुमको दिखाई देगा। देखो इतना क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र में तुमको उत्तल दर्पण दिखाई दे देगा। बात समझ में आ गया। चलिए तब आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1085। अब समझते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। देखो भाई, जो गोलाकार दर्पण होता है ना, उसका वक्रता का केंद्र क्या होता है, तो भाई देखो यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग है। देखो भाई, ये क्या हो गया, गोलाकार, और इसका जो केंद्र होता है यही तो है केंद्र बा, वक्रता केंद्र, यही जो केंद्र यही तो है वक्रता केंद्र। आगे बात समझ में, चलो पढ़ लेते हैं। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। बात समझ में आ गया। चलो 1086। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं ध्यान से क्या कह रहा है। देखिए आप लोग भी, कह रहा है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहते हैं। तो देखो भाई, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। फोकस या मुख्य फोकस, क्या कहते हैं, फोकस या मुख्य फोकस, फोकस या मुख्य फोकस। बात समझ में आ गया, क्या कहते हैं, फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं भी। जिस बिंदु पर प्रकाश की सभी किरणें मिलती है उसको फोकस या फोकस बिंदु यानी कि फोकस और फोकल पॉइंट कहते हैं। चलो अगला 1087। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण के प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। कौन सा दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, सतह पर स्थित है। समझो ध्यान से भाई, ये जो तुमको पोल है ना, पोल नहीं तो कौन सा दर्पण का प्रतिबिंब सतह पर स्थित है, जो पोल है इसका। चलो पढ़ते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्लेक्टिव सरफेस के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल कहा जाता है। देखो भाई, ये दर्पण है, मान लो अवतल दर्पण बना दिए, ठीक है, तो इसका जो मध्य बिंदु है इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। देखो भाई, पोल पर, किस पर, पोल पर। 1088। एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध। देखो भाई, अभी हम बताए थे कि फार्मूला क्या था, एफ बराबर होता है R/2। तो एफ बराबर R/2 कहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। अगर ये एफ यहाँ छोड़ दे तो नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ है। देखो यहाँ लिखा हुआ एफ बराबर R/2। अगर ये एफ ही हम छोड़ दे तो आर दो कहाँ से जाएगा, बटा में, तो आ जाएगा फार्मूला एफ बराबर R/2। चलो भाई समझते हैं। दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई एफ, दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर में संबंध एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर R/2 या आर बराबर 2F। मतलब जो वक्रता त्रिज्या है ना, फोकस दूरी के दुगुनी होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है, कौन, तो वक्रता त्रिज्या। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1089 कह रहा है किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है। तो देखो किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो एफ बराबर होता है R/2। मतलब वक्रता त्रिज्या क्या आती है, वक्रता त्रिज्या के
आधी। तो वक्रता त्रिज्या के देखो यहाँ लिखा दोगुनी थी तो होगा नहीं, वक्रता त्रिज्या के तिगुनी होगा नहीं, वक्रता त्रिज्या का आधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। चलो अब 1090। चलो अब दिखाई दे रहा है। देखो कह रहा 1090 में कि यदि क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ तो इसका आवर्धन कितना होगा। समझो भाई ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर ये देखना हमको कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर का वक्रता दे, देखो आर दिले है, आर दिले कितना दिले है 5 है, तो हमको तो आर निकालना नहीं है, हमको निकालना ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा R/2 मैंने हो जाएगा 2.5 दूनी 5, यहाँ हो जाएगा 2.5। फोकस दूरी कितना हो जाएगा 2.5। देखो निकाल दिया, फोकस दूरी 2.5। अब अवतल दर्पण की वस्तु दूरी यानी कि यू हम लोग देखो, चाहे दर्पण कुछ भी हो उसका यू हम लोग क्या चिन्ह लेते हैं, प्लस में। भी का मान निकालना था 1/f 1/v पर निकाल लेंगे हम लोग भी का मान। कैसे का निकाल लेंगे, भी का मान। कहा है कि आवर्धन का फल होता है v/u। अब भी का मान निकाल कर बैठा देंगे, आ जाएगा 0.33। चलो 1091 कह रहा है कि खालिस्तान को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। देखो अभिसारी, कैसे अभिसारी, तो देखो अभिसारी किसे कहा जाता है, अभिसारी अवतल दर्पण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अवतल को। मतलब ये अवतल क्या काम करता है, अवतल दर्पण काम करता है कि जितना भी मतलब प्रकाश रहेगा ना एक बिंदु पर अभिसारित कर देता है। जैसे देखो कभी भी देखा है सैटेलाइट का डिस्क, तो उसमें भी क्या होता है, तो अवतल दर्पण ही होता है। खगोलीय दूरबीन में भी अवतल दर्पण ही होता है। तो समझते हैं अवतल दर्पण की बनावट अंदर की ओर उभरी हुई होती है, इसके अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, अभिसारी। ठीक है, लेकिन ये उत्तर रहता तो उसको होता अपसारी, मैंने उस किरण पुंज जो कहाँ करता था ऊपर फैला देता है, कौन, उत्तल दर्पण। आगे समझो 1092 दर्पण समीकरण के समय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वक्रता केंद्र कहाँ, वक्रता का केंद्र ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के समान दूरी पर सभी दूरियां को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। हाँ देखो ये सही है, सभी दूरियां को दर्पण से कहाँ से मापा जाता है, दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये बी जो है आंसर हो जाएगा बी। अब समझो एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f वायु में है को एक द्रव्य जिसका अपूर्णांक 4/3 में डुबाया जाता है तो द्रव के दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ सोल्यूशन में किया हुआ है, देख लेना। चलो अब हम लोग अगला समझते हैं 1094। चलो बस समझो 1094। दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि का निर्माण करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होता है। तो भाई देखो क्या होता है आभासी, माने जगह काल्पनिक कहते हैं यार, बड़ा और समान आकार में है। तो हमेशा पता क्या होगा, समतल होगा। क्या होगा, समतल। का आकार कैसा है, समान है। समान आकार के कारण होता है समतल में, स से समान आकार, स से समतल, स से समान आकार, स से समतल। यही तो बात याद रखना। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं क्योंकि परावर्तित किरण किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती है अपितु बिंब से झुकी हुई प्रतीत होती है। इसीलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती है। अर्थात समतल दर्पण वस्तु की एक ऐसी छवि का निर्माण करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। उत्तल दर्पण के वे हैं जिनका परावर्तक तल बाहर की ओर क्या होता है, उभरा हुआ। देखो उसे उत्तल और उसे उभरा हुआ। उत्तल क्या होता है, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। इसका प्रतिबिंब आभास से सीधा और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। किसका, उत्तल दर्पण का। चलो अगला 1095 कह रहा है कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बाबू अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। जिसका परावर्तन सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक वक्राकार दर्पण जिसमें प्रकाश परावर्तन की सतह अंदर की ओर होती है एवं वक्राकार होती है अवतल दर्पण कहलाता है।
इसके विपरीत वह वक्राकार दर्पण जिससे प्रकाश परावर्तित की सतह बाहर की ओर एवं वक्राकार होती है उत्तल दर्पण कहलाता है। चलो अब हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं कि मोटर कार में जो है ना क्या लगा जाता है। देखो भाई सामने ध्यान से, मोटर गाड़ी होता है उसका हेडलाइट जो है ना उस सर्च लाइट में जो होता है उपयोग करा जाता है दर्पण का। जिसे देखो जो कार है उसका हेडलाइट और जो सर्च लाइट है ओकरा में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अभी हम बताए थे कि जो कार का साइड मिरर होता है, कौन सा मिरर, साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में मोटर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कि ताकि पीछे की वस्तुओं को देखने में मदद हो जाए। देखो उत्तल दर्पण का एक खासियत होता है, उत्तल दर्पण का खासियत यही होता है कि पता है ये छोटा सा क्षेत्र में, मतलब विस्तृत क्षेत्र, माने दर्पण तो छोटा रहेगा लेकिन ये बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र को कवर करके हमको दिखाई दिवाता है। चलो अब पढ़ते हैं 1096। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो अवतल दर्पण का। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है, अवतल दर्पण का। देखो चाहे सर्च लाइट का हो चाहे गाड़ी के हेडलाइट हो, क्या चीज़ का होता है, अवतल दर्पण होता है। देखो सर्च लाइट, गाड़ी के हेडलाइट, और जो अथी नाई अथी जहाँ बाल बनाते हैं हम लोग सैलून, तो सैलून में भी जो होता है क्या होता है, अवतली दर्पण। चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण का बना होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में, नाई की दुकान में, देखो बताया ना अभी, सैलून में, नाई के दुकान में लगे दर्पण, आँख कान व नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। वह दर्पण जिसका चिकना भाग अंदर की ओर और खुरदरा भाग बाहर की ओर होता है अवतल दर्पण कहलाता है। यह दर्पण अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी। अ से अवतल दर्पण, अ से अपसारी दर्पण, ठीक है। अ से अवतल दर्पण और अ से अपसारी दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा अगला क्वेश्चन में क्या समझते हैं, कह रहा का गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब सतह का केंद्र। गोलाकार जो दर्पण है उसका प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो देखो केंद्र के सतह को क्या कहता है, ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। पढ़ते हैं, किसी गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं एवं वह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय बिंदु का वक्रता केंद्र कहते हैं तथा दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है अथवा वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है। दस सौ अंठानवे। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा तो करता है तो दर्पण का प्रकार कैसा होगा। देखो भाई याद रखना, समतल दर्पण तो होगा नहीं, काहे कि देखो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के ही आकार का बनता है। अब देखो समतल तो होगा नहीं, याद रखना। अब हम बताएं कि अवतल दर्पण में बड़ा बनता है लेकिन उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, छोटा बनता है, बताया था ना। इसीलिए इसको गाड़ी के जो साइड मिरर है ना, जो चरचकिया गाड़ी या दुचकिया वाहन है उनके साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है उत्तल दर्पण कहलाती है। उत्तल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के मध्य दर्पण के पीछे आभासी और सीधा तथा वस्तु से छोटा बनाता है। अतः यदि दर्पण में आपकी छवि आपसे छोटी होती है तो दर्पण उत्तल होगा। इस दर्पण का प्रयोग वाहन में पार्श्वदर्शी के रूप में भी किया जाता है। ये भाई बताइए में किए हैं। चलो आगे हम लोग देखते हैं। 1099 कह रहा है गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन का, प्रकाश का परावर्तन। तो भाई देखो गोलीय दर्पण से हमारा अपवर्तन का मतलब नहीं है, विकिरण भी नहीं होता, परिकर्णन भी नहीं होता, ना ही अपवर्तन होता है प्रकाश का क्या चीज़, परावर्तन मेरे भाई। प्रकाश का क्या होता है, परिवर्तन, परावर्तन किससे होता है भाई, तो गोलीय दर्पण से। ठीक है चलो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
गोलीय दर्पण की अवधारणा प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन? तो नंबर 1 है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर होता है कोण R के। आगे समझो। नंबर 2 में प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब पर परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है। अब चलो 1100 क्वेश्चन नंबर 1100 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के बराबर होती है? देखो नहीं होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई की आधी होती है? नहीं। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के 3 गुना होता है? नहीं। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के 2 गुना के बराबर होता है? हाँ। देखो वक्रता त्रिज्या r बराबर फोकस दूरी के क्या होता है? 2 गुना के बराबर ही होता है। या a बराबर r/2 बन जाएगा यहाँ से a बराबर r/2 नहीं बन जाएगा, देखो यहाँ से रे। तो उसी तरह से वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला दर्पण सूत्र हमको देखना है। देखो भाई दर्पण सूत्र क्या है, इसको याद ही कर लेना होगा। ये होगा दर्पण सूत्र, ठीक है। चलो जहाँ पर यू दर्पण के ध्रुव की दूरी हो गया, वस्तु दूरी भी प्रतिबिंब दूरी, एफ ये फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर अगला समझ 212। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई देखो एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य में, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य में, देखो भाई परावर्ती पृष्ठ के मध्य में क्या होता है? परावर्ती पृष्ठ के मध्य में होता है पोल यानी कि ध्रुव। देखो दिखाते हैं हम तुमको। देखो यहाँ है लिखा हुआ गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। देखो यही तो है ध्रुव, यहाँ पर देखो नज़र आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन का ये जो फिगर बना हुआ है इसमें ध्रुव नज़र आ रहा होगा। देखो इसका जो मध्य बिंदु है ना, ये तो हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। और ई देखो यहाँ से जो ई वैल्यू है ना, ई बिंदु है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव। क्या कहते हैं? इसी को ध्रुव। और अंग्रेजी में बोलेंगे तो पोल। क्या चीज? पोल। चलो आगे। वाहनों में अपने व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण देखने के लिए रूप में किया जाता है? तो भाई अभी हम बताएंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसके रूप में? तो वाहन के साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। चलो पढ़ लेते हैं इसका। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के बिंब को देखने में किया जाता है और इसका उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में भी किया जाता है। याद रखना है, सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है कि फोकस दूरी कितनी होगी? देखो भाई हम बताए थे ए बराबर क्या होता है फार्मूला? r/2। ए बराबर r/2। देखो भाई ए बराबर r/2 यही हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, ठीक है। देखो यहाँ फोकस दूरी है और ये क्या? वक्रता केंद्र, यानी कि यहाँ से दूरी वक्रता त्रिज्या r हुआ और ये फोकस दूरी। देखो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो होता है क्या होता है? तो आधा होता है, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ 10 है तो यहाँ से यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे। कह रहा है गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है क्या कहलाता है? तो देखो जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई रहता है उसको हम लोग उत्तल दर्पण करते हैं। किसको कहते हैं? उत्तल दर्पण। देखो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ या सतह बाहर की ओर वक्रित होती है उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में प्रत्येक दशाएं प्रतिबिंब पीछे की ओर, ठीक है, उसके ध्रुव एवं फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। आभासी बोले तो काल्पनिक
उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के यानी कि पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है तथा उत्तल दर्पण का उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? सोडियम परावर्तक लैंप में। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? उत्तल दर्पण के सामने अगर रखा हुआ है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? प्रकाशीय केंद्र सी और आभासी बिंदु वस्तु के आकार का सीधा प्रतिबिंब। ध्रुव और फोकस के बीच आभासी ध्रुव और फोकस के बीच, देखो भाई समझो ध्यान से। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा हुआ है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? देखो उत्तल दर्पण के सामने रखा हुआ है ना, देखो उत्तल दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब रखा हुआ है तो बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। देखो ध्रुव बोले तो पोल और फोकस बोले तो इसके बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और जो यहाँ पर स्थिति रखा हुआ है इसको देख लेना। देखो ध्रुव ध्रुव यानी कि पोल पी और अनंत के बीच कहीं पर होगा तो प्रतिबिंब स्थिति कहाँ रहेगा? दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच में। और आकार कैसा होगा? छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति का होगा आभासी और सीधा। चलो भाई इस वीडियो में इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी अब अगला वीडियो हम लोग देखेंगे।